नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 बेहद अहम जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर पीछे देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो गया, स्पर्श द्वारा कई सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो हवलदार जसपाल सिंह जी को 6,82,487 रुपए का भुगतान 10 अप्रैल को किया गया। उसी हिसाब से सिपाही विनोद कुमार जी को 1,10,419 रुपए का भुगतान भी 10 अप्रैल को ही किया गया। ऐसे ही हवलदार विक्रम सुनार जी को 2,04,310 रुपए का भुगतान, हवलदार सागर घोष जी को 3,09,368 रुपए का भुगतान ये अप्रैल 10 तारीख को किया गया है। इसके बारे में इसी तरीके से और भी पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है, वो आगे मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर का हम इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो कब बढ़ेगा ये जनवरी 2026 का डीएडीआर, क्या बोलते हैं पिछले रिकॉर्ड्स, इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। क्योंकि कब तक हमें मिल पाएगा इसका भुगतान, यह जानना जरूरी है कि अगर हमें अप्रैल के महीने में भुगतान होता है तो हमें 3 महीने का एरियर मिलेगा, अगर अप्रैल में नहीं होता है तो कितने का एरियर मिलेगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन ने संस्थाओं की एक बड़ी मांग मान ली है। जी हां, मान ली है, उसको लागू भी कर दिया है। क्या है ये मांग, आगे उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ क्या आपको छुट्टी जमा का पूरा पैसा मिल गया, यह जानना बहुत जरूरी है। पेंशन आते टाइम अमूमन यह देखा गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स के साथ यह होता है कि उनको छुट्टी जमा का पूरा पैसा नहीं मिलता। और आपको गारंटी देता हूं 100% कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो उनको भी ये विसंगति उनका छुट्टी जमा का पैसे में मिलेगी और उसको लेकर के आगे कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। आप हाइप करेंगे तो YouTube वीडियोज को और भी व्यूअर्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, वाह जबरदस्त, 8 CPC ने मान ली NCJCM शिवगोपाल मिश्रा जी की मांग, हो गया एक्शन। जी हां, शिवगोपाल मिश्रा जी ने और भी कई संस्थाओं ने जो है 8वें पे कमीशन को कुछ पॉइंट भेजे थे, कुछ शिकायतें की थी, जिसको 8वां पे कमीशन ने मान लिया है। जी हां, कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा जी ने 8वें पे कमीशन के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनके नाम पर यह लेटर भेजा था, जिसमें कुछ मुद्दे उठाए गए थे, कुछ मांग की गई थी। जो मेमोरेंडम सबमिट करने वाला वेबसाइट है उसमें कुछ बदलावों की मांग की गई थी, जैसे कि वहां पर वो जो वर्ड का लिमिट है, जो शब्दों का लिमिट है ग्रीवेंस लिखने के लिए, मेमोरेंडम लिखने के लिए, उसमें केवल 3500 कैरेक्टर थे, जिसको अब बदलने की मांग की गई थी। उसमें कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। उसी तरीके से जो सवाल हैं उनके अंदर, ये 9 नंबर सवाल के अंदर और सब सवाल भी हों, ऐसी भी मांग की गई थी। और भी कई सारे पॉइंट्स दोस्तों उन्होंने प्रोजेक्ट किए थे इस लेटर के जरिए। एक शिकायत पत्र ये था जो कि 8वें पे कमीशन को शिवगोपाल मिश्रा जी ने भेजे थे। आप देख पा रहे हैं यहां कई सारे पॉइंट्स उठाए थे शिवगोपाल मिश्रा जी ने। अब ये खबर आ रही है दोस्तों कि इन पॉइंट्स को 8वें पे कमीशन ने मान लिया है। जी हां, ना सिर्फ मान लिया बल्कि बदलाव भी लागू ऑलरेडी वो वेबसाइट में कर दिए गए हैं, जो मेमोरेंडम सबमिट करने वाला वेबसाइट है। इसको लेकर के एक संस्था का लेटर सामने आया, वो देख के समझते हैं दोस्तों। ये सामने लेटर है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का, जो कि 9 अप्रैल 2026 का लेटर है और ये लेटर उन्होंने अपने जोनल सेक्रेटरीज को भेजा है। अब इस लेटर में जो जानकारी सामने आई है, जो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि 8वें पे कमीशन ने जो शिवगोपाल मिश्रा जी द्वारा भेजे गए लेटर के ऊपर एक्शन लेते हुए वेबसाइट में बदलाव कर दिया। जी हां, आप यहां पर देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन इनवाइटेड मेमोरेंडम थ्रू ऑनलाइन सबमिशन IRTSA सबमिटेड ऑन मेमोरेंडम डेटेड 16 मार्च 2026 टू चेयरपर्सन 8 CPC हाईलाइटिंग insufficiency of number of characters, insufficiency in number of
थीम, नो स्पेसिफिक मेंशन अबाउट पेंशन। यानी कि ये जो संस्था है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी ये मसला जो है पे कमीशन के सामने उठाया था, जिसका अब बदलाव लागू कर दिया गया है। उसी तरीके से जेसीएम ने भी ये मसला उठाया था। तो देखिए बदलाव क्या हुआ है। नाउ इन द वेबसाइट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉलोइंग चेंजेस वेयर नोटिस्ड, यानी कि चेंजेस कर दिए गए। जो पहले 3500 कैरेक्टर थे उनको अब 10,000 कर दिया गया है। उसी तरीके से जो वेलफेयर प्रोविजन है उसके नीचे जो 9 नंबर का पॉइंट था, जो जेसीएम ने भी मेंशन किया था, उसके अंदर अब पेंशन करके एक सब हेड रख दिया गया है। इसी तरीके से पीडीएफ केवल एक ही अपलोड किया जा सकता था, अब 5 पीडीएफ 2 MB के अपलोड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेल का फाइल भी अपलोड किया जा सकता है। इसी तरीके से कई सारे और भी बदलाव वेबसाइट में कर दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिंबल है दोस्तों, कि पे कमीशन के सामने संस्थाओं ने जो मांग रखी थी उनकी मांग को मानते हुए, उनकी मांग के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और जो भी बदलाव मांगी गई थी, चाहे इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से हो, चाहे जेसीएम की स्टाफ साइड की तरफ से हो, उन मांगों को मान ली गई है। अच्छी बात है, 8वें पे कमीशन ने अपने वेबसाइट में बदलाव करते हुए कुछ मांगों को मान लिया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, नए वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होते ही स्पर्श से पेंडिंग केस क्लियर करते हुए ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान 6,82,487 रुपए, 1,10,419 रुपए, 2,04,310 रुपए, तो किसी को 3,09,368 रुपए। ये तो वो पेंशनर हैं जो सैनिक पाठशाला से जुड़े हैं। अब ऐसे बहुत सारे और पेंशनर हैं जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हैं, वीडियोस देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन इंटीमेशन सैनिक पाठशाला को नहीं करते। लेकिन फिर भी चलिए, 2026-27 का वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जितने भी लोगों का एमएससीपी का, एसीपी का या और कोई केस पीसीडीए के साथ, पीओआर के साथ, रिकॉर्ड ऑफिस के साथ चल रहा है, उसका अब क्लियरेंस होने लग गया है। नया वित्त वर्ष में नया बजट आ जाता है, नए पैसे जो है खर्चे के लिए पीसीडीए के पास या बाकी जो हमारे वित्तीय संस्थान है उनके पास आ जाती हैं, जिस वजह से पुराने पेंडिंग जो केसेस हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपको बता दूं तो हवलदार जसपाल सिंह जी को ये देखिए, उनको 6,82,487 रुपए का भुगतान 10 अप्रैल को किया गया। इसी तरीके से सिपाही विनोद कुमार जी को 1,10,419 रुपए का ये देखिए भुगतान किया गया, ये भी 10 अप्रैल को। साथ ही साथ हवलदार विक्रम सुनार जी को 2,04,310 रुपए का भुगतान हुआ है, देखिए आप। साथ ही साथ हवलदार सागर घोष जी को 3,09,368 रुपए का भुगतान हुआ है। और ये सारे के सारे भुगतान दोस्तों एमएससीपी के केस में हुए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स को लागू होते हुए भी एमएससीपी नहीं मिला, जो सैनिक पाठशाला से जुड़ते गए, कार्रवाई करते गए, निरंतर उनको फायदा मिलता गया, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं दोस्तों। सैनिक पाठशाला का उनको हमेशा गाइड मिला, आगे क्या करना है, आपका केस कौन से जगह पर पहुंचा तो आगे उसको अब किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें सैनिक पाठशाला से उनको गाइड मिलता रहा, वो कार्रवाई करते रहे और अल्टीमेटली उनको खुशखबरी मिल गई। अब स्पर्श द्वारा अप्रैल के महीने में उनको ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान किया गया। दोस्तों आप भी अगर एसीपी एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, आपको भी नहीं मिला हुआ है, तो सैनिक पाठशाला से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको जो मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपना एलिजिबिलिटी चेक करा सकते हैं, आपका पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या को साझा कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कब मिलेगा डीए बढ़ोतरी का फायदा, 60% डीए कब होगा? देखिए जनवरी से बढ़ने वाले डीआर के आदेश। जी हां दोस्तों हमारा डीआर या डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जुलाई से लागू होता है, एक बार जनवरी से लागू होता है। जो जनवरी से बढ़ोतरी होता है उसका लगभग डिक्लेरेशन मार्च के महीने में हो जाता है और अप्रैल में उसके आदेश निकल जाते हैं, रिटर्न में जो आदेश निकलने होते हैं। और जो हमारा जुलाई से बढ़ता है उसका भी डिक्लेरेशन लगभग सितंबर या अगस्त के आखिर तक हो जाता है और सितंबर के महीने में लगभग जो है आदेश निकल जाते हैं। लेकिन अब की बार जो जनवरी 2026 से हमें डीए बढ़ोतरी मिलना है, जो अब 58% से 60% होना है, क्योंकि आंकड़े 60% ही हो रहे हैं, तो उसका आदेश अभी तक क्यों नहीं निकला? आज 13 अप्रैल हो चुका है, तो क्या पहले भी कभी इतना देरी हुआ था? उसका टोटल ब्यौरा आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि डीए जब डिक्लेयर हो जाता है, सरकार की तरफ से जब प्रेस रिलीज जारी करके डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके लगभग 8-10 दिन बाद
डीए का या डीआर का आदेश लिखित में गवर्नमेंट द्वारा, मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। तो पिछली बारी जब भी हर जनवरी में डीआर की बढ़ोतरी हुई, उसके लिए पेंशन मंत्रालय ने कब कब आदेश निकाले, उसका एक डिटेल्स आपको दिखाना चाहूंगा। जनवरी 2016 से लेके जनवरी 2025 तक का पूरा ब्यौरा पहले देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ये 11 अप्रैल 2016 का लेटर देखिए। जिस समय में 7वें पे कमीशन लागू नहीं हुआ था, 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले जनवरी 2016 से जब डीए का परसेंटेज 119 से 125% हुआ था, तब यह आदेश जारी किया गया था। और यह आदेश आप देखिए 11 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, यानी कि अप्रैल के महीने में ही 2016 में जो है जनवरी 2016 से बढ़ने वाले डीआर की घोषणा की गई थी और आदेश जारी किया गया था। अब चलिए अगले साल का देखते हैं। अब ये रहा जनवरी 2017 से जब डीए की बढ़ोतरी हुई तो उसका आदेश पेंशन मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2017 को निकाला था। ये देखिए 1 जनवरी 2017 से जो बढ़ोतरी लागू थी, उस समय में डीए 2% से बढ़ के 4% हुआ था और इसका आदेश 7 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था, यानी कि निकाला गया था, जो आप देख पा रहे हैं। ये तो रहा जनवरी 2017 वाला आदेश। अब चलिए 2018 का आदेश देखते हैं। अब यहां देखिए जनवरी 2018 से जो डीए में बढ़ोतरी हुई थी, जो डीए 5% से बढ़कर 7% हुआ था, उसका आदेश 22 मार्च 2018 को निकाला गया था, यानी कि मार्च के महीने में ही आदेश निकल चुका था। तो आप देख पा रहे हैं जनवरी 2018 को जो डीए बढ़ना था जनवरी 2018 से, उसका आदेश भी समय से यानी कि मार्च के महीने में ही निकाल दिया गया था। अब पेंशन मंत्रालय का ये जनवरी 2019 से बढ़ने वाला डीए डीआर का आदेश देख पा रहे हैं। ये डीआर का आदेश है। जनवरी 2019 से जब डीआर बढ़ के 9% से 12% हुआ था, तब का ये आदेश है और ये आदेश 6 मार्च 2019 को निकाल दिया गया था। देखिए बिल्कुल समय से निकाल दिया गया था, यानी कि जनवरी 2019 से जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी, उसका आदेश मार्च के महीने में ही शुरू में ही निकाल दिया गया था। अब दोस्तों 2020 और 2021 के जनवरी में डीए बढ़ोतरी डीआर बढ़ोतरी का आदेश नहीं निकला, क्योंकि उस समय में कोरोना की वजह से जनवरी 2020 से डीआर फ्रीज कर दिया गया था। इसलिए आपको जनवरी 2020 से बढ़ने वाला और जनवरी 2021 से बढ़ने वाला डीआर का आदेश का कॉपी कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे जनवरी 2022 से जो डीआर की बढ़ोतरी हुई थी, आप देखिए उसका भी आदेश 5 अप्रैल 2022 को निकाल दिया गया था, जिस समय में जनवरी 2022 से डीआर का परसेंटेज 31% से 34% हुआ था, जिसका आदेश आप देख पा रहे हैं। यानी कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही डीआर बढ़ोतरी का आदेश भी सरकार द्वारा, पेंशन मंत्रालय द्वारा निकाल दिया गया था। अब दोस्तों ये सामने आप जनवरी 2023 से पेंशन मंत्रालय ने जो डीआर बढ़ा के आदेश निकाला था, उसका कॉपी देख पा रहे हैं। 6 अप्रैल 2023 को ही उस समय में भी डीआर बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया था, जिस समय में डीआर बढ़ के 38% से 42% हुआ था, जो जनवरी 2023 से लागू था। आप देख पा रहे हैं, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 2023 वाला डीआर बढ़ोतरी का, जनवरी वाला डीआर बढ़ोतरी का आदेश भी जारी कर दिया गया था। अगर हम बात करें जनवरी 2024 से बढ़े हुए डीए डीआर की, तो पेंशन मंत्रालय ने उसका आदेश भी 13 मार्च 2024 को ही जारी कर दिया था। ये देखिए 1 जनवरी 2024 से जो डीए डीआर की बढ़ोतरी होनी थी, ये डीआर का आदेश है। जो 46% से जब 50% बना था डीआर, तो 1 जनवरी 2024 से वो लागू हुआ था और इसका आदेश 13 मार्च 2024 को ही पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया था, जिसका कॉपी आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। और आखिर में ये जनवरी 2025 से जो हमारा डीआर बढ़ा था, उसका आदेश का पेंशन मंत्रालय का कॉपी आप देख पा रहे हैं और इसका आदेश भी 11 अप्रैल 2025 को निकाल दिया गया था। यानी कि जब हमारा डीआर 53% से 55% हुआ था, 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था, उसका आदेश भी समय से यानी कि 11 अप्रैल 2025 से ही लागू करके ये पेंशन मंत्रालय ने आदेश निकाल दिया था। कभी भी डिक्लेरेशन में तो शायद मार्च के महीने से देरी कभी नहीं हुई है, क्योंकि आखिर का जो आदेश आपने देखा, देरी से देरी भी 11 अप्रैल तक आदेश निकल चुके, डीआर के आदेश निकल चुके, यानी कि लिखित में जो पेंशन मंत्रालय का आदेश निकल चुका। इसका मतलब डीआर का डिक्लेरेशन उस आदेश के निकलने से लगभग 10 दिन पहले हो गया, यानी कि मार्च के आखिर तक हर बारी डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। लेकिन अब की बार अप्रैल का इतने दिन निकल गए, फिर भी डीआर की घोषणा नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे जब मिलना है मिल जाएगा, 1 महीना देरी से मिला तो क्या हुआ, एरियर मिल जाएगा, लेकिन बात वो नहीं है। जो चीजें जिस समय पर डिक्लेयर होनी चाहिए, जो चीजें जिस समय पर दिया जाना चाहिए, उसको उस समय पर डिक्लेयर किया जाना, दिया जाना बेहद जरूरी है।
ये रूटीन वर्क है। अगर रूटीन वर्क है तो रूटीन वर्क को रूटीन के जरिए, रूटीन के तरह ही समय से लागू किया जाना चाहिए। तो सरकार से अपील है, बहुत सारे संस्थाओं ने भी लेटर लिख दिया अभी तो, अब सरकार बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अगले कुछ ही दिनों में DRDA की बढ़ोतरी घोषणा करे और उसका भुगतान करे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 100% गारंटी है, आपको भी पेंशन आते समय छुट्टी जमा का पूरा पैसा नहीं मिला है। देखें हकीकत, जी हां, बहुत सारे पेंशनर के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि छुट्टी जमा जितना दिन उन्होंने किया उतना दिन का पैसा उनको नहीं मिलता, क्योंकि आपका पार्ट ऑर्डर अगर आपका पेंशन आते टाइम आखिर टाइम में किया गया तो हो सकता है कि वो वाला पोर्शन आपका लीव इनकेसमेंट पूरा लीव इनकेसमेंट में ना जुड़ा हो। ऐसा ही एक मामले का आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा, पहले उसको देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप एक FSA का कॉपी देख पा रहे हैं। FSA यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि एक नायक रैंक के पेंशनर नायक राम खिलाड़ी जी, जो कि DAC से रिटायर थे, वो अक्टूबर 2022 में रिटायर हुए थे। तो अक्टूबर 2022 महीने का उनका ये FSA है, आप देख पा रहे हैं। अब इनको इनकेसमेंट यानी कि लीव इनकेसमेंट का पैसा FSA में कितना मिला वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर ये जो एनकफिन है, ENCFIN यानी कि इनकेसमेंट फाइनल के लिए उनको जो पैसा मिला ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 2,22,525 रुपए मिला। ठीक है, अमाउंट तो जो भी दिया, लेकिन उनको कितने दिनों का छुट्टी का पैसा मिला है? 129 दिनों का। अब 129 दिनों का इनको छुट्टी का पैसा मिला, लेकिन पार्ट ऑर्डर के हिसाब से इन पेंशनर का कितने दिन का छुट्टी जमा था वो भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट आते समय पिछले 1-2 महीने में अगर आपका लीव इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है कि वो वाला लीव इनकेसमेंट आपका फाइनल FSA में ना जुड़ा हो, और इन पेंशनर के केस में ऐसा ही हुआ है। इनको 129 दिन का ही जो है लीव का पैसा मिला, छुट्टी का पैसा मिला, जबकि पार्ट 2 ऑर्डर का कॉपी देखते हैं, ये देखिए, ये रहा उनका 2022 का ही सितंबर महीने का पार्ट ऑर्डर, यानी कि उनका पेंशन आने से 1 महीने पहले का पार्ट ऑर्डर। ये देखिए नायक राम खिलाड़ी जी का है ये। अब देखिए इनका जो है 11 दिन छुट्टी उस समय में जमा किया गया, आखिर में 11 दिन छुट्टी जमा करके 129 दिन प्लस 11 दिन 140 दिन हो गया था। आप यहां पर अगर देखेंगे, ये देखिए इनका पहले जो छुट्टी जमा था 129 दिन था, ठीक है, लेकिन उन 129 दिन में अब ये सितंबर 2022 के महीने में जो 11 दिन का जमा किया गया उसको जोड़ करके कुल छुट्टी जमा उनका 140 दिन हो गया था। लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑर्डर आखिरी समय में किया गया था, इस वजह से 129 दिन का ही उनको पैसा मिला, और ये 11 दिन का पैसा अभी तक उनको रिवाइज होकर के नहीं मिला। जब पेंशनर ने मुझे ये जानकारी दी तो अब पेंशनर का कार्रवाई शुरू हो चुका है, आगे उनको 11 दिन का छुट्टी का पैसा मिल जाएगा। तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, आपका केस भी जरूर चेक कीजिएगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। इसलिए आपका FSA निकालें और कितना दिन का छुट्टी आपने जमा किया था उसका डिटेल्स खंगालें। FSA के साथ टोटल लीव इनकेसमेंट का आपका अगर मैच हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कम दिनों का छुट्टी का पैसा मिला, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आप पाते हैं, तो जरूर CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, ताकि जो बचे हुए डिफरेंस के दिन है उतने दिनों का लीव इनकेसमेंट का पैसा आपको दोबारा से मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।